हाँ सुनो, सबको आवाज आ रही है ना? सब अपना माइक ऑन करके यस या नो बोल सकते हो, ठीक है? हाँ, एकदम वीडियो लेक्चर वाली फीलिंग आएगी आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अब। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाया था। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि व्हेन लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता था, कोई एक सरफेस आप कंसीडर कर लो, लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद तीन फेनोमेना मैंने बताया था। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। इसको आपने बोला था रिफ्रैक्शन, ठीक है? और इसे बोला रिफ्लेक्शन। और कुछ लाइट इस सरफेस में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है? ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है जो आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो देखें कुछ डेफिनेशन, आज सबके पास नोट्स होना चाहिए। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको भी लिखना होगा। रिफ्रैक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन लाइट incident on any surface, and enters into other medium called रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन के लिए कुछ रूल भी फॉलो होने चाहिए, तो वो रूल हम लोग पहले देख लेते हैं। सपोज कर लो एक सरफेस यहाँ पे है, सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट करता है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या करा था, इसी सरफेस को एक साइड से पेंट कर दिया था, तो लाइट दूसरे तरफ नहीं जा रहा था, ठीक है? लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमने पेंट नहीं करा है, ये एक ग्लास सरफेस आप सपोज कर लो, ग्लास भी हो सकता है, पानी का भी सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करता है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका सिखाया था। क्या करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, उस लाइन से ही इंसिडेंट रे की तरफ आपको एंगल मिलेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और फिर ये रास्ते इंसिडेंट रे, इस रे को आप बोल रहे हो इंसिडेंट रे, ठीक? इसका जो लाइन ऑफ पाथ है आप ये देख सकते हो, ये है इंसिडेंट रे का पाथ, पर ये इस रास्ते से नहीं जाता। क्या होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, इधर का मीडियम ज्यादा है या इधर का मीडियम ज्यादा है। सपोज कर लो इधर है एयर और इधर सपोज कर लेते हैं है वाटर। एक साइड में हमने एयर कंसीडर करा, दूसरे साइड में वाटर कंसीडर करा, तो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि मॉलिक्यूल कितना कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज्ड है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज रहेगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है? तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इट गिव्स आइडिया ऑफ complexity of molecule। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सेकंड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस बेंडिंग पावर ऑफ लाइट, ठीक? ये दो पॉइंट आपको मेंशन कर लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इट गिव्स आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस बेंडिंग पावर ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बढ़ाओगे या मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है?
ये तो हो गया बेंडिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि क्या होगा जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेरर किसे बोला जाता है? जहां पे मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर पे है उसको आप रेरर मीडियम बोलोगे, और मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक पे है तो आप उसे डेंसर मीडियम बोलोगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो आप उसे बोलोगे रेरर मीडियम, और मॉलिक्यूल अगर नजदीक नजदीक है तो आप उसे बोलोगे डेंसर मीडियम। और रेरर डेंसर ये कंपेयर करने की चीज है। जब आप कंपेयर करते हो एयर और वाटर को, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे और एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो यहाँ एयर रेरर मीडियम हो जाएगा और वाटर डेंसर मीडियम हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सुनिए, रूल क्या कहता है कि व्हेन लाइट passes from rarer medium to denser medium, when light passes from rarer medium to denser medium, it bend toward the normal. When, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, when light passes from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, it bend toward the normal. ये हो गया फर्स्ट रूल। when light passes from rarer medium to denser medium, it bend toward the normal. सेकेंड रूल क्या कहता है? when light passes from denser medium to rarer medium, it bend away from normal. ओके, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अपना माइक ऑन करके सब लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट? नो सर। ओके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप लिखते चलो साथ साथ। when light incident on any surface and enters into other medium, ठीक है, तो ये लाइट के जो फेनोमेना है इसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन बोलते हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन समझने से पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो ऐसा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने से बेंडिंग पावर ऑफ लाइट बढ़ जाता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा बेंडिंग पावर ऑफ लाइट होगा। और क्या रूल कहता है भाई? व्हेन लाइट passes from rarer medium to denser medium. अब मीडियम आपको चेंज करना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करेगा तो आप उसे रिफ्रैक्शन बोल रहे हो। when light passes from rarer medium to denser medium, it bend toward the normal, and when light passes from denser medium to rarer medium, it bend away from normal. अभी देखो यहां से मैंने डॉटेड रे बनाया है, अभी मैंने फुल डायग्राम बनाया नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। कंप्लीटेड? यस। ओके, अब देखें, ये लाइट जब सरफेस पे इंसिडेंट किया, हमने बोला कि एक साइड में है एयर और दूसरे साइड में है वाटर, मींस ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो रूल क्या कहता है
जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है देन इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल। अच्छा, टुवर्ड द नॉर्मल कैसे भाई? तो आप पहले देखोगे इंसिडेंट रे का पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल किधर है? ये देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो किधर बेंड करेगा? इधर। ये देखो, इस रे को आप बोल रहे हो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इसे आप बोल रहे हो। और एंगल हमेशा कहां से बनाना है? नॉर्मल से। मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी समझाया था कि ऑल एंगल कहां से बनेगा? नॉर्मल से ही बनेगा। तो आप नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे को मिला दो, वो जो एंगल होगा उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये भी नोट कर लो, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। आप सबको दिखाई दे रहा है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबको दिखाई दे रहा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा छोटा छोटा वर्ड लिखा जाएगा। माइक नो सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके ओके। देखो, आप अभी जब भी क्लास करो तो थोड़ा सा एकांत में चले जाओ, मतलब थोड़ा अलग जगह पे बैठ के क्लास करो, ताकि मैं हमेशा के लिए आपको अलाउ कर दूं कि अपना माइक ऑन रखो और रिस्पांस कंटिन्यूअसली देते रहो। ठीक है? मतलब अगले क्लास से आप ये कर सकते हो ऐसा। अभी क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, इधर उधर से आवाज आती है। तो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये इंसिडेंट रे है, और इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर वो बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल, जैसा अभी मैंने समझाया। ये हो गया आर। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कभी आप एन से भी रिप्रेजेंट करते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कहीं पे आप बुक में देखोगे एन से रिप्रेजेंट किया है, तो कभी कभी आप देखोगे म्यू से रिप्रेजेंट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब इधर देखें, एक साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 कंसीडर कर रहे हैं इधर, और इधर वाले को N2 कंसीडर कर रहे हैं। जब N1 N2 नाम दिया गया है तो अभी पता नहीं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है? पर जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम होगा। मींस यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको, N2 इज ग्रेटर देन N1। ये कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। ओके। रूल क्या कहता है? अब आप देख सकते हो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है? जब ये वाला आर होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे रूल चेंज, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर यहाँ पे आई और आर दोनों बराबर नहीं है। तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है भाई? ध्यान से देखें। एक है साइन आई बाय साइन आर। मैंने आपको आई आर के बारे में समझाया था, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। कुछ एंगल आपको याद रख लेना है। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो क्या है भाई, अगर कहीं साइन 0 डिग्री आता है, साइन 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू 0 होगा। साइन 30 कहीं दिखाई दे आपको, तो आप उसे लिखोगे 1/2। साइन 45 कहीं दिख जाए तो ये होगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। एंड साइन 90 का वैल्यू होगा 1। ये वैल्यू आप याद रखोगे।
ठीक, ये भी मेंशन कर लो आप। तो मैं यहाँ पे ये आई और आर दोनों एंगल ही है, इस आई और आर का वैल्यू आपके लिए ज्यादातर जो वैल्यू देते हैं वो या तो 0 डिग्री देंगे, 30 डिग्री, 45, 69, यही सब मिलने वाला है आपको। तो ये वैल्यू अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। डिटेल से समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये है n21 का मतलब, और इसका वैल्यू होता है n2 डिवाइडेड बाई n1। ध्यान से देखना, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब n2 डिवाइडेड बाई n1। अच्छा, n2 क्या है भाई, वो भी समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर लाइट जा रही है। आप अपने लैंग्वेज में मेंशन कर देना यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर लाइट जा रही है, और n1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर से लाइट आ रही है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार, n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर लाइट जा रही है, देख सकते हो आप, और n1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर से लाइट आ रही है। मेंशन कर लो। n2 और n1 दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रही है, n1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर से लाइट आ रही है। n1 is a refractive index जिधर से लाइट आ रही है, और n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रही है। हो गया यहां तक? Yes. साथ साथ लिखते चल रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। Yes, sir. अब मैं इधर थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। ओके, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये इक्वल आपने बोला n21 दैट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मिलेगा क्या, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ये जो फॉर्मूला है इसको नाम दिया गया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये लॉ बना था, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इसकी खासियत थोड़ी सी समझते हैं। n1 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फर्स्ट, साइन आई भी उधर का ही एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई। n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, एकदम आसान हो गया। आपको क्या करना है, n1 में साइन आई से मल्टीप्लाई करना है, उसको इक्वल कर देना है n2 में साइन आर से, दोनों को इक्वल कर देना है, उसी को आप स्नेल्स लॉ बोल रहे हो। और ये स्नेल्स लॉ जितने सरफेस होंगे सारे सरफेस पे अप्लाई करोगे। अगर मान लो इसके बाद भी अगला एक सरफेस बन जाता, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, मतलब इसके बाद लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो आपको 2 टाइम्स स्नेल्स लॉ यूज करने पड़ेंगे, एक इस सरफेस के लिए, एक यहाँ वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो जितने सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान देंगे, जितने सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा उतने बार आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है। और स्नेल्स लॉ लगाने की क्या खासियत है, देखो, n1 साइन आई, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का ही एंगल ले रहे हो, इधर भी जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर की एंगल ले रहे हो, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, नोट कर लो। थोड़ा सा और रुको, 1 मिनट रुक जाना। साइन आई
डिवाइडेड बाय साइन आर, यहां पे आपने लिखा n2 डिवाइडेड बाय n1। अब इसे रिलेट करते वेलोसिटी से। वेलोसिटी देखें, आप इस रेशियो को ध्यान से देखें, n2 n1, जो मैंने कंडीशन यहां यूज किया था, n2 इज ग्रेटर देन n1 यूज किया था, n2 इज ग्रेटर देन n1 यूज किया था। n2 डिवाइडेड बाय n1 करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। सपोज कर लेते इधर का जो स्पीड है वो v1 है, फर्स्ट मीडियम का जो स्पीड है लाइट का वो v1 है, और सेकेंड मीडियम में स्पीड लाइट का v2 है। तो v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा? ध्यान देंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो लाइट का स्पीड किस में ज्यादा होगा? माइक ऑन करके बोल सकते हो आप, किस में ज्यादा होगा लाइट का स्पीड, फर्स्ट मीडियम में या सेकेंड मीडियम में? किस में ज्यादा होगा लाइट का स्पीड? यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर पे है और यहाँ पे पास पास में है, v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा? V1। v1, बहुत बढ़िया, v1, सब लोग बोल रहे हो v1, ठीक है। अच्छा, जब लाइट एक सरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, लाइट के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक उसके पास स्पीड होता है, एक उसके पास वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी, लाइट के स्पीड को जनरली c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक इसके पास प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको आप f से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कभी कभी न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, याद रखेंगे, f से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं बुक में आप देखोगे न्यू से भी रिप्रेजेंट मिलेगा, उसको न्यू बोलते हैं, ठीक। अब ये तीन प्रॉपर्टी में से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कलर ऑफ लाइट, डिसाइड कलर ऑफ लाइट, ये डिसाइड करता है लाइट का कलर। तो सोचो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का कलर चेंज होता है क्या? अगर मैं पानी में ब्लू कलर लाइट को मारता हूँ एयर से, तो लाइट का कलर चेंज होता है क्या? लाइट का कलर चेंज होता है क्या? ब्लू नहीं। कलर का लाइट ग्रीन हो जाए? नहीं ना, मीन्स फ्रीक्वेंसी No, उसका sir. चेंज नहीं होता, ठीक है। लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट, बट चेंज क्या क्या होते हैं? स्पीड और वेवलेंथ। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, c इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, पढ़ा है क्या? c इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाइट का स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। आप यहां से f कैलकुलेट करो, f देखो, f इक्वल टू क्या होगा? c डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर इसे कांस्टेंट रहना है तो स्पीड भी चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज होता है, ठीक है। स्पीड भी चेंज होता है मीडियम चेंज होने पे, और वेवलेंथ भी चेंज होता है मीडियम चेंज होने पे। तो स्पीड का रेशियो हमें बताना है। आपने बोला v1 ज्यादा होगा v2 से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन था? n2 ज्यादा था n1 से। तो आपने म्यूट कर दिया अपना स्पीकर। सर